दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकम्स एन इनवर्स क्यूब लॉ। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अंदर आप इस तरह से लिखते हैं, तो यहां पे बाकी सभी चीजें कांस्टेंट हैं, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसको वो कह रहा है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बट वो कह रहा है कि अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ की बजाय अगर ये इस तरह से हो जाए, अगर ये ऐसे हो जाए, इनवर्स क्यूब हो जाए, तो क्या क्या होगा, इसके बारे में वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। सबसे पहले वो हमसे यहाँ पे प्लैनेट्स के पाथ के बारे में पूछ रहा है कि वो इलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट डिस्क्राइब करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए आप ये देखें कि जब आपने ऑर्बिटल स्पीड को डिराइव किया था, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड आपके पास क्या आई थी, दैट इज √gm by r। सो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। और यहां पे हमने जो ऑर्बिट मानी थी वो सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान ली थी, सर्कुलर ऑर्बिट मान ली थी। फिर हमने यहां से टाइम पीरियड निकाला था, तो यहां टाइम पीरियड क्या लिखा था हमने, 2πr डिवाइडेड बाय द ऑर्बिटल स्पीड। तो यहां से आप टाइम पीरियड दोबारा निकाल के देखिए, सो 2πr डिवाइडेड बाय v0। v0 को आप क्या लिखेंगे, gm/r। तो इसको सॉल्व करने से आपको क्लियरली यहां से दिख रहा है दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज क्यूब प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो जो केपलर लॉ है, ठीक है, ये भी यही है। ठीक, अब केपलर थर्ड लॉ यही है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस वेक्टर। तो यहां पे हमने सिंप्लिसिटी के लिए सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया, बट ये जो हमने डेरिवेशन करी थी, इस डेरिवेशन का बेसिस ही यही था कि जो फोर्स है, फोर्स का हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे इस चीज को डिराइव किया था। ये फार्मूला हमने इस फोर्स के फार्मूला के बेसिस पे लिखा था, ना कि इस फोर्स के बेसिस पे। अगर हम इस फोर्स इसके बेसिस पे लिखने लगे तो हमारा जो फोर्स का फार्मूला है वो आप बना के देख सकते हैं। अगर हम इसके बेसिस पे लिखें तो हमारा जो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है तो वो क्या बनेगा, gm1 m2 डिवाइडेड बाय r³ and that is equal to, say m1 is revolving around m2, so that is m1 into v0 square divided by r। तो यहां से हमारे पास जो v0 आएगा that is √gm2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय r। तो यहां तो √r आया और यहां क्या आएगा, r। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है that comes proportional to the fourth power of radius, that comes proportional to the fourth power of radius। तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है अंडर कंसिडरेशन that will not describe the circular orbit। ठीक है, तो यहां से इस लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट को डिस्क्राइब करने के लिए जिसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन कर रखी है, यहां से हमें पता है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r³, ये रिजल्ट आता है। बट अगर हम यहां पे मान लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, तो ये दोनों रिजल्ट कंट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पार्टिकल होगा जो इस लॉ को, इनवर्स क्यूब को फॉलो करेगा, वो सर्कुलर ऑर्बिट डिस्क्राइब नहीं करेगा। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है, ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट डिस्क्राइब नहीं करेंगे अगर वो इस रूल को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो यहां तक तो हम बात को आसानी से समझ सकते हैं। बट न्यूटन ने आप ये कहें कि और डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करके और थोड़ा मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा यूज करके, जिसको हम यहां पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट इट इज अ फैक्ट, मैं इसको एज अ फैक्ट आपको बता रहा हूं कि न्यूटन ने थोड़ा और मैथमेटिक्स यूज करके ये इस्टेब्लिश किया कि जो
प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट भी इसी रूल के बेसिस पे, इनवर्स स्क्वायर रूल के बेसिस पे ही डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सर्कल इलिप्स का एक आप समझे कि एक रूप ही है। तो उसने कहा कि बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आर की जगह जिसको आप रेडियस कह रहे हैं सर्कुलर लूप में, इसको आप सेमी मेजर एक्सिस कह लें, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन न्यूटन ने करके देखी सबसे पहले। ठीक, और उसका बेसिस भी फिर क्या आएगा, यही इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम इस तरह से ग्रेविटेशन को डिफाइन करें, ठीक है, इस तरह से कंसीडर करें, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो उस सिचुएशन में वो इलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट डिस्क्राइब करेंगी। अगर ये सिचुएशन होगी, ये होगी तो नहीं करेंगी। इसलिए यहां पे कह रहा है प्लैनेट्स विल नॉट हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। क्लियर, तो दो तो ठीक हो गई। तीसरी ऑप्शन को देखते हैं। तीसरी ऑप्शन में कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ स्टोन थ्रोन बाय हैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक। अब ये अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक का मतलब क्या है? तो अगर मैं इस सिचुएशन को कंसीडर करूं, ठीक, और आप इसको देखिए, लेट दिस इज m1 इंटू जी, सो जी m1 m2 से द मास ऑफ द अर्थ क्यूब एंड लेट दिस r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो g आएगा दैट विल बी जी m2 बाय r क्यूब। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस सिचुएशन को लेते हैं तो यहाँ r स्क्वायर आता था, अब यहाँ r क्यूब आ रहा है। इसका मतलब जो ये नई वैल्यू आई है g डैश की, दैट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ g, दैट वाज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू काफी कम हो जाएगी। जब ये वैल्यू काफी कम हो जाएगी तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो ये वाला जो एरो है ये जी के लिए मान लीजिए, तो उस समय तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा, जी की वैल्यू स्ट्रॉन्गर होगी, ये पुल ज्यादा होगा, तो ये इस तरह से कर्वेचर करेगा। और ये कैलकुलेशन जब हमने करी थी कि ये पाथ पैराबोलिक होगा, हमने अजम्पशन करी थी कि हम अर्थ के कर्वेचर को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बट यहां पे अब अगर जी की वैल्यू कम हो गई और आपने इसको फायर किया तो ये इस तरह से जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड है दैट विल इंक्रीज, तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, ये ज्यादा लॉन्गर रेंज कवर करेगा, जिसकी वजह से अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको फिर अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक कहेंगे, एग्जैक्टली पैराबोलिक नहीं कहेंगे। तो उस बेसिस पे आपकी जो ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है। आइए अब इस फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हैं। यहां पे कह रहा है दैट देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो इस बात को समझने के लिए हमें डेरिवेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने की किसी भी शेल की वजह से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक शेल है, इस शेल का मास m है। तो आपने डेरिवेशन की होगी, नहीं की होगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P को यहाँ पे तो मैंने बाहर दिखाया है, ठीक है, तो ये पॉइंट P अंदर भी हो सकता है। तो जब आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, और इस पॉइंट P को आप अंदर मानेंगे और आप Z की वेरिएशन a माइनस आर से a प्लस आर लेंगे, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी इनसाइड दिस शेल, ये खोखली अंदर से खाली है, तो यहाँ पे जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो होगी। बट इस डेरिवेशन का बेसिस जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अब वो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको इनवर्स क्यूब लेना है, तो इनवर्स स्क्वायर से तो जीरो रिजल्ट आता है, बट इनवर्स क्यूब से क्या होगा। तो अगर आप इसी स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ये इसको आप अपने आप करके देखिए। ठीक, तो अच्छी बुक्स के अंदर इसकी डेरिवेशन दी हुई है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनवर्स क्यूब की सिचुएशन को देखेंगे और इसी तरह से लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी फॉर पॉइंट P इनसाइड, तो यहाँ पे ये लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करेंगे तो किसी भी सूरत में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपके पास इनसाइड द शेल जो है वो जीरो नहीं आएगी।
क्लियर। तो ये नॉन जीरो रहेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड अ शेल ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो यहां पे आ रहा है कि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है, और ये कह रहा है कि नहीं होगी। तो नहीं कब होगी? जब इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है, इनवर्स क्यूब है, तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी एंड सी।